नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है लाल किताब के मास्टर कोर्स में क्लास 4th। आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब की जर्नल टर्म्स के बारे में। तो ये जो जर्नल टर्म्स है इसे कुंडली में कैसे यूज़ करते हैं? ये जर्नल टर्म्स का क्या महत्व है? क्या ये जर्नल टर्म्स हमें बताते हैं और क्या इसका यूज़ हम कुंडली प्रेडिक्शंस में कर सकते हैं? वो जर्नल टर्म्स के बारे में आज हम समझेंगे। साथ ही साथ हम मस्नूई ग्रह और कुर्बानी के बकरे समझेंगे। कुर्बानी के बकरे इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो उसे भी हम समझेंगे। मस्नूई ग्रह जो कि है आर्टिफिशियल प्लैनेट्स, उसे भी हम समझेंगे और साथ ही साथ जर्नल टर्म्स को भी समझने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल टर्म्स की। तो मेल प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं सूर्यदेव, बृहस्पति देव और मंगल देव। फीमेल प्लैनेट्स चंद्रदेव और शुक्रदेव। नपुंसक ना मेल ना फीमेल वो होते हैं बुध देव। फिर हमारे पास 3 पापी ग्रह होते हैं जो कि है शनि, राहु, केतु। राहु, केतु शनि के एजेंट है, इसलिए ये तीनों कलेक्टिव ही जब भी कहे जाएंगे तो कलेक्टिव ही कहे जाएंगे। तो अगर हमें कभी ओनली राहु चाहिए तो वहां भी पापी शब्द लिख दिया जाता है। तो आपको तब तीनों प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई नहीं रखना है, इसलिए हम बता देंगे जब आप किताब से पढ़ते हो ये चीज। तो पापी का अर्थ क्या होता है? शनि, राहु, केतु, उसके अंदर आपको किसी एक के बारे में बात की जा रही है, तीनों के बारे में बात की जा रही है, वो डिफर होता है हर लाइन में। इस चीज का ध्यान रखें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे पहला टर्म आती है हमारे पास वो आते हैं अंधे ग्रह। तो अंधे ग्रह क्या होती है? अंधे ग्रह वो कुंडली जिसमें 10th हाउस में दो दुश्मन ग्रह आकर विराजमान हो जाते हैं, वो अंधे ग्रह बन जाएंगे। मतलब व्यक्ति को अपनी करियर में कंफ्यूजन्स रहती है, वो अपने करियर में कभी फोकस नहीं रह पाता। ये एक अंधे ग्रह की पहचान है। दूसरी बारे में बात करते हैं, तो अगर 4th हाउस में प्लैनेट है एंड 10th हाउस में प्लैनेट है, दोनों शत्रु हैं, तब भी हमारी कुंडली में अंधे ग्रह बन जाते हैं, मतलब अंधी कुंडली हो जाएगी, जिसके कारण करियर में प्रॉब्लम्स आएगी। अगर हमारे 10th हाउस में एनी टाइप ऑफ एनिमी प्लैनेट्स हैं और हमारे 10th हाउस में कोई दो फ्रेंड है बट उनका एनिमी 4th हाउस में है, तब भी हमारे अंधी कुंडली बन जाएगी। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कि अगर सूर्य देव से 4th हाउस पर शनि देव आ जाते हैं, तब भी हमारी कुंडली अंधी कुंडली कहलाई जाएगी। सूर्य देव से शनि देव अगर 4th हाउस में आ जाते हैं तो हमारी कुंडली अंधी कुंडली कहलाई जाएगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शनि देव से 10th हाउस पर सूर्य देव होते हैं, तब भी हमारी कुंडली अंधी कुंडली कहलाई जाएगी। इसका जर्नल एग्जाम्पल जो कुंडली में दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अगर खान नंबर 4 में सूर्य देव हैं और खान नंबर 7 में शनि देव आ जाते हैं, तो हमारी कुंडली अंधी कुंडली कहलाई जाएगी। ये पहला टर्म आता है। अब आता है हमारे पास आधा अंधा। आधा अंधा तभी होगा अगर शनि से 10th हाउस पर सूर्य देव आते हैं। और ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि सूर्य देव 4th हाउस में एंड शनि देव 7th हाउस में है, इसे हम आधा अंधा ही बोलते हैं। मतलब वो व्यक्ति को 100% कंफ्यूजन नहीं, लेकिन 50% कंफ्यूजन हर बात में होती है और अपने करियर रिलेटेड मेजर कंफ्यूजन रहती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली एक ऐसा टर्म है जिसमें हम ये बोलते हैं कि इस व्यक्ति के पापी ग्रह बुरा नहीं करेंगे, या फिर इस कुंडली में भगवान कभी इसके साथ बहुत बुरा नहीं कभी करेंगे। वट डज दैट मीन्स, और ये बनता कैसे है? मतलब तो इसका सीधा है कि भगवान बुरा नहीं करेंगे, मतलब इस व्यक्ति को कोई बहुत ज्यादा संकट लाइफ में नहीं आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे शनि देव 11th हाउस में होते हैं, तब हमारी कुंडली धर्मी कुंडली बन जाती है। अगर शनि गुरु की युति होती है कुंडली के किसी भी खाने में, तब भी हमारी कुंडली धर्मी कुंडली बन जाती है। ये दो कंडीशंस हैं धर्मी कुंडली होने के लिए। तो ये दो कंडीशंस अगर आपकी जन्म कुंडली में होते हैं, तो ये दो कंडीशन से हमारी कुंडली धर्मी कुंडली बन जाती है। थर्ड पॉइंट इज साथी ग्रह। साथी ग्रह, दो तरह से हम साथी ग्रह को बात करते हैं। साथी ग्रह का टर्म
ये होता है कि ये दोनों प्लैनेट साथी ग्रह बन गए हैं, तो ये दोनों प्लैनेट्स अब एक दूसरे का बुरा नहीं करने जाएंगे। सिंपल। साथी ग्रह मीन्स ये दोनों प्लैनेट्स अब एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे। अब इस साथी ग्रह में हम दो तरह से इस साथी ग्रह को समझ सकते हैं। पहला टर्म ये है कि अगर मेरे साथ कोई प्लैनेट कंजंक्शन कर कर बैठा है, मान लीजिए सूर्यदेव के साथ बुधदेव कंजंक्शन में है, तो सूर्यदेव के साथी ग्रह बुधदेव बन गए। एक तो कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन है दिस कि मैं जिसके घर में हूं वो मेरे घर में आ जाए तो भी हम दोनों साथी ग्रह बन जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं राशि परिवर्तन। और राशि परिवर्तन में आपको ध्यान क्या रखना है? राशियों का, ना कि घरों का। मतलब सूर्यदेव की राशि 5th हाउस है, तो सूर्यदेव अगर 1st हाउस में है तो कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि शनिदेव अगर 1st हाउस में है और सूर्यदेव 7th हाउस में है तो कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। शनिदेव अपना बुरा इंपैक्ट सूर्यदेव को देंगे क्योंकि दोनों दुश्मन हैं। और ना 1st हाउस की राशि सूर्यदेव की है, ना 7th हाउस की राशि शनिदेव की है, तो राशि परिवर्तन नहीं हो सकता। अब एक कंडीशन है कि मान लेते हैं हमारे सूर्यदेव 10th हाउस में है और शनिदेव 5th हाउस में है, तो अब सूर्यदेव के घर में शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव के घर में सूर्यदेव बैठे हैं। अब राशि इंटरचेंज हो सकती है, तो अब भी ये दोनों साथी ग्रह बन जाते हैं। तो अब सूर्य और शनि के बीच में झगड़ा ना होगा। लेकिन ये जो राशि परिवर्तन हुआ है ये अष्टम भाव का राशि परिवर्तन है। अष्टम भाव के राशि परिवर्तन में जब ये दोनों साथी साथी ग्रह भी बन गए तब भी हमारे लिए एक मुसीबत ये आती है कि अष्टम भाव की राशि परिवर्तन इज नॉट गुड। 8 का राशि परिवर्तन हुआ, ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो अर्थ ये हुआ कि सूर्य तो दशम में ही रहने वाले हैं और शनि पंचम में ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि शनि कहेंगे कि मैं 10 में चले जाता हूँ, सूर्यदेव आप पंचम भाव में आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो स्वर मंडल में अपने आप ही प्लैनेट चेंज होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि सूर्यदेव शनिदेव को कोई टक्कर नहीं मारेंगे। ओके, तो इस टक्कर ना मारने के कारण जो बहुत ज्यादा वर्स्ट इफेक्ट मिलना है वो कम हो जाएगा। लेकिन शनिदेव 5th हाउस में बैड है, वो बैड रिजल्ट आपको मिलेगा। सूर्यदेव 10th हाउस में बैड है, वो बैड रिजल्ट आपको मिलेगा। बस ये हमारे साथी ग्रह का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है बिन मुकाबिल का कॉन्सेप्ट। बिन मुकाबिल का कॉन्सेप्ट दोस्तों में ही यूज होता है। दो फ्रेंड्स में ही बिन मुकाबिल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। दो एनिमीज में कभी बिन मुकाबिल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। तो दो दोस्तों में बिन मुकाबिल का कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो सकता है, पहले वो समझते हैं। तो दोस्तों में बिन मुकाबिल कॉन्सेप्ट ऐसे यूज करते हैं कि मान लेते हैं सूर्यदेव और बृहस्पति देव दोनों दोस्त हैं और वो दोनों कंजंक्शन कर 4th हाउस में बैठे हैं। अब उनका दुश्मन उनकी जड़ में आकर बैठ जाए, बृहस्पति या सूर्य किसी की भी जड़ में। तो मान लेते हैं बृहस्पति और सूर्य कंबाइंड जड़ लेते हैं, वो होती है 5th हाउस, और 5th हाउस में आपके शुक्रदेव आकर बैठ गए। तो इस समय सूर्य और बृहस्पति आपको अच्छे की जगह बुरा रिजल्ट देंगे क्योंकि वो बिन मुकाबिल के ग्रह बन गए हैं। वो ऐसे तो दोस्त थे लेकिन उनकी जड़ में एक दुश्मन आने के कारण अब वो दोस्ती की जगह दुश्मनी करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज बिन मुकाबिल के ग्रह। बिन मुकाबिल टर्म आपको अब आशा करता हूं कि क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुंडली के आगे घर और पीछे घर। कुंडली के आगे घर और पीछे घर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कुंडली में जो नंबर वाइज आगे होता है वो आगे होता है। जैसे 1 से 12 में 2 नंबर आगे है और 1 नंबर पीछे है, तो ऐसे ही आगे पीछे घर हम लेते हैं। आगे पीछे का कॉन्सेप्ट ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं कि जो प्लैनेट जिस घर को देख रहा है, मतलब 1st हाउस 7th हाउस को देखता है, तो 1st हाउस का प्लैनेट पीछे है, 7th हाउस का प्लैनेट आगे है। सिंपल। ऐसे ही 4th हाउस का प्लैनेट 10th हाउस के प्लैनेट को देखता है, तो 4th हाउस का प्लैनेट पीछे है, 10th हाउस का प्लैनेट आगे है। ये आगे पीछे की थ्योरी होती है। और एक होते हैं घर। तो हमारे यहाँ कुंडली को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं पहले के घर। पहले के घर मतलब 1 से 6 जो घर आते हैं वो पहले के घर होते हैं, और 7 से 12 जो घर आते हैं वो बाद के घर होते हैं।
तो हम जब ये बोलते हैं कि पहले के घर में ग्रह हैं सारे के सारे, तो बाद के घर हैं, बाद के जो घर होंगे वो खाली होंगे। मतलब पहले के जो घर में ग्रह हैं वो सोए हुए होंगे। दूसरी टर्म, अगर आपके बाद के घरों में सारे ग्रह हैं और आगे के घर में कोई, पहले के घर में कोई ग्रह नहीं है, तो बाद के ग्रह सो जाएंगे। इसमें हल्की सी कंफ्यूजन आपको हुई होगी, तो अब इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हम आगे के घर और पीछे के घर को समझते हैं दोबारा से। तो मैंने सबसे पहले बोला कि 1 से छठे घर, ये जो घर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो हाउसेस हैं ये हमारे पहले के घर हैं। ये हमारे पहले के घर हैं। फिर हमारे जो 7 to 12 हाउसेस हैं ये हमारे बाद के घर हैं। ये पहले, ये बाद के घर, ये पहले के घर, ये बाद के घर। अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है वो ये है कि मान लेते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स 1 to 6 में ही हैं। तो मान लेते हैं यहाँ सूर्य देव, यहाँ बुध देव, यहाँ शुक्र देव, यहाँ शनि देव, यहाँ मंगल देव, यहाँ चंद्र देव, बृहस्पति देव, यहाँ राहु देव, 3, 4, 5। तो हमारे राहु देव यहाँ आ जाएंगे, हमारे केतु देव। हमारे सारे प्लैनेट्स आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे सारे प्लैनेट्स आ चुके हैं। तो हमारे ये जो पहले के घर है, मतलब खाना नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों के चार हाउसेस सोए हुए हैं। हमारी कुंडली में प्लैनेट्स एक्टिव नहीं। हम ये बोलते हैं अगर सारे प्लैनेट्स एक तरफ आ जाएं तो हमारे प्लैनेट सो जाते हैं। अगर ये सारे दूसरी तरफ होते, मतलब 7 to 12 होते, तब भी ये सारे प्लैनेट सो जाते हैं। रीजन इज दिस कि सारे प्लैनेट अगर एक तरफ आ जाते हैं तो सारे प्लैनेट सो जाते हैं। इसे हम समझते हैं अब स्लीपिंग प्लैनेट्स के रूप में। सोए हुए घर और सोए हुए ग्रह, ये दो अलग अलग बातें हैं। अब हम इसे समझते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी प्लैनेट सोया या जागा और कोई भी घर सोया या जागा कब होगा। सबसे पहले बात करते हैं हाउसेस की। तो अगर किसी भी हाउस में कोई प्लैनेट आ जाता है, कोई भी प्लैनेट आ जाता है किसी भी हाउस में, तो वो हाउस एक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस में सूर्य देव से लेकर कोई भी प्लैनेट आ गए तो फर्स्ट हाउस एक्टिव हो जाएंगे। फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो फोर्थ हाउस एक्टिव हो जाएंगे। किसी भी हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक बात थी। अब आते हैं प्लैनेट कैसे एक्टिव और डीएक्टिवेट हो सकते हैं। अब मान लेते हैं सूर्य देव इज इन फर्स्ट हाउस। अब सूर्य देव एक्टिव कब होंगे? जब उनकी दृष्टि, फर्स्ट हाउस कौन से हाउस को देखता है? 7th हाउस को। तो 7th हाउस पर कोई भी प्लैनेट होना चाहिए। अगर कोई भी प्लैनेट 7th हाउस में है तो सूर्य देव इज एक्टिव। और मान लेते हैं 7th हाउस अगर एम्प्टी है, if 7th house is empty then Surya is deactivated. सिंपल, मतलब सूर्यदेव सोए हुए हैं अगर सप्तम भाव खाली है। और ये फर्स्ट हाउस में हर एक प्लैनेट के लिए। राहु केतु कभी सोते नहीं है क्योंकि उनसे सप्तम में हमेशा कोई ना कोई प्लैनेट होता है, तो राहु केतु जनरली सोए हुए कभी नहीं होंगे। तो ये आपको अभी प्लैनेट फॉर फर्स्ट हाउस समझ आ गया है। अब हम हर एक हाउस के लिए एग्जांपल लेते हैं क्योंकि
इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। हर एक के लिए हमें 7वां घर ही नहीं देखना है, कईयों के लिए हमें कोई और हाउसेस भी चेक करने हैं। फॉर सेकेंड हाउस वी हैव टू चेक 10th हाउस, कि अगर इस घर में कोई प्लैनेट है तो वो तभी एक्टिव होगा अगर हमारे 10th हाउस में भी तब कोई प्लैनेट होता है। फॉर फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस, फर्स्ट हाउस का प्लैनेट तभी एक्टिव होगा जब हमारे 7th हाउस में प्लैनेट होगा। देन हमारे थर्ड हाउस का प्लैनेट तभी एक्टिव होगा जब हमारे 11th हाउस में कोई प्लैनेट होगा। हमारे फोर्थ हाउस का प्लैनेट तब एक्टिव होगा जब हमारे 10th हाउस में कोई प्लैनेट होगा। हमारे फिफ्थ हाउस का प्लैनेट तब एक्टिव होगा जब हमारे 9th हाउस में कोई प्लैनेट होगा। हमारे सिक्स्थ हाउस का प्लैनेट तब एक्टिव होगा जब हमारे 12th हाउस में कोई प्लैनेट होगा। और हमारे 8th हाउस का प्लैनेट तब एक्टिव होगा जब हमारे सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट होगा। अब आपको बहुत ही इजी हो चुका है समझने के लिए। आपको मैंने कलर वाइज मार्किंग कर दी है, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपके लिए इजी हो चुका है एक्टिव और डीएक्टिवेट याद करने के लिए। ऐसा क्यों? फर्स्ट हाउस तभी एक्टिव होगा जब 7th हाउस में कोई प्लैनेट होगा, और 7th हाउस भी तभी एक्टिव होगा जब फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट होगा। सेकेंड हाउस तभी एक्टिव होगा जब 10th हाउस में कोई प्लैनेट होगा। 10th हाउस भी तभी एक्टिव होगा जब सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट होगा। तो आप कलर चेक कर सकते हैं। जिस कलर जिस पर्टिकुलर हाउस के साथ मैंने असाइन किया है, अगर उन दोनों में प्लैनेट्स आते हैं तभी उन दोनों हाउसेस के प्लैनेट एक्टिव होंगे, अदरवाइज दोनों हाउसेस के प्लैनेट डीएक्टिवेट होंगे। मतलब एक हाउस का प्लैनेट मान लीजिए थर्ड हाउस में है और 11th हाउस में नहीं है, तो थर्ड हाउस का जो प्लैनेट है वो सोया हुआ है। अंडरस्टैंड? इस चीज को आप बड़े अच्छी तरह समझ लें। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उम्मीद ये है कि आपको आना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने कलर से मार्क किया है, तो आप कलर जैसे जैसे चेक करते रहेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि सिक्स्थ है तो सिक्स्थ का सेम कलर 12th हाउस में भी है। तो सिक्स्थ हाउस में प्लैनेट है एंड 12th हाउस में प्लैनेट है, तभी हमारे सिक्स्थ हाउस का प्लैनेट भी एक्टिव है एंड 12th हाउस का प्लैनेट भी एक्टिव है। दोनों हाउसेस में प्लैनेट चाहिए, एक हाउस में प्लैनेट होता है तो वो एक्टिव नहीं होगा। दिस इज द नॉर्मल थिंग। अब हमें प्लैनेट ये पता चल गए सोते कैसे हैं, हाउसेस कैसे सोते हैं ये पता चल गए कि किसी भी हाउस में अगर कोई प्लैनेट आ जाता है तो वो हाउस एक्टिव है, एल्स अगर कोई भी हाउस एम्प्टी है तो वो हाउस डीएक्टिवेटेड है, वो हाउस सोया हुआ है। अब ये हमारे स्लीपिंग और नॉन स्लीपिंग प्लैनेट्स के बारे में बात हो चुकी है। हमने आगे के घर और पीछे के घर के बारे में बात कर ली, और हमारी ये जनरल टर्म्स कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ और जनरल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको एक बराबर के प्लैनेट्स के बारे में बताया था व्हेन वी आर टॉकिंग इन फ्रेंड्स एंड एनिमीज, तब एक सम प्लैनेट के बारे में बात की। जुपिटर और राहु एक दूसरे के सम है, डजंट मीन्स कि न्यूट्रल है। हमने बात की कि वो दोनों बराबर की ताकत शेयर करते हैं। बराबर की ताकत शेयर करने का अर्थ यह है कि ना बृहस्पति देव राहु देव को मारेंगे, ना राहु देव बृहस्पति देव को मारेंगे। इसमें होगा क्या कि जुपिटर खराब इसलिए हो जाते हैं कि वो राहु देव के साथ बैठे हैं। तो जुपिटर अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूं जो थोड़ा अच्छा नहीं है। तो जुपिटर अपने आप खराब हो जाए वो बात अलग है, लेकिन राहु देव जुपिटर को कोई बैड इंपैक्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप पाओगे जब भी जुपिटर एंड राहु की कंजंक्शन अच्छे घरों में होती है, अच्छे हाउसेस में होती है, तो ये राहु एंड जुपिटर की कंजंक्शन हमें अच्छा रिजल्ट भी दे जाती है। तो बराबर के ग्रह डजंट मीन्स
कि ये दोनों प्लैनेट न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों प्लैनेट्स का अर्थ ये है कि दोनों प्लैनेट एक दूसरे के ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे, ना ही कोई अच्छा इम्पैक्ट दे पाएंगे। सिंपल अर्थ ये है। अब हम बात करते हैं मसनूई ग्रह के बारे में। तो मसनूई ग्रह इज आर्टिफिशियल प्लैनेट्स। आर्टिफिशियल प्लैनेट से आपको समझना ये है कि कोई ऐसा दो प्लैनेट की कंजंक्शन से कुछ हमें दूर से ऐसा लगता है कि वो दो प्लैनेट्स मिलकर कोई तीसरा प्लैनेट की तरह लग रहे हैं। तो इस लगने के अनुसार हम ये मान रहे हैं कि ये हमें जो लग रहा है कि दो प्लैनेट्स मिलकर कोई तीसरा प्लैनेट बन चुके हैं, ये उसी तीसरे प्लैनेट की तरह फल देंगे। तो मसनूई ग्रह इज द गेम चेंजर फॉर प्रेडिक्शंस। जब हमारी प्रेडिक्शंस में कोई एक हेर फेर आता है तो दैट इज द बिग रीजन ऑफ मसनूई ग्रह। मसनूई ग्रह मतलब हमें कंजंक्शंस में बहुत ज्यादा असर देने वाले हैं। हमारी ये कंजंक्शंस का पार्ट बहुत ज्यादा हमें ध्यान में रखना है। तो मसनूई ग्रह को समझते हैं विद द चार्ट। चलिए शुरू करते हैं। अब हम मसनूई ग्रह को समझते हैं। मसनूई ग्रह का मतलब आर्टिफिशियल प्लैनेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। तो जुपिटर। तो बृहस्पति देव हमारे 5th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप याद रखें। 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। 2nd हाउस एंड 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 12th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बृहस्पति देव सूर्य देव प्लस शुक्र देव से बन रहे हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज लाइफ एनर्जी। ये हमारे हैं सेक्स एनर्जी। एक लाइफ एनर्जी है, एक सेक्स एनर्जी है। लाइफ एनर्जी और सेक्स एनर्जी जब दोनों मिलेंगी तभी हमारा बच्चा प्रोड्यूस होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य देव और शुक्र देव एनिमी है, शत्रु है। तो इस युति के कारण हमारे मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसी के कारण हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं। इसी चीज के कारण हमारी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अब आपको जुपिटर समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि सूर्यदेव शुक्रदेव कंबाइंड हो रहे हैं, बच्चा हो रहा है। वो 5th हाउस जुपिटर की बात हमारी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो कि है हमारे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव इक्वल्स टू बुधदेव प्लस शुक्रदेव। तो हमें सूर्यदेव पता होने चाहिए क्या होते हैं। मान सम्मान समृद्धि, लग्जरी लाइफ, और हमारे लोग ऑर्डर फॉलो करें, हमारे पास कर्मचारी हो, ये सारी चीजें सूर्यदेव हैं। अब लग्जरी लाइफ शुक्रदेव हैं, बट जो मैं सूर्यदेव की बात कर रहा हूं तो सूर्यदेव इज एक नेक्स्ट लेवल की चीज। राजा के पास तो सब कुछ ही होता है ना। सूर्यदेव राजा हैं तो राजा के पास तो सब कुछ होता है। राजा के पास लग्जरी लाइफ होना तो कंफर्म है। तो ऐसे ही हम बोलते हैं कि राजा वो होता है जिसके पास दिमाग होता है। बुध देव दिमाग और शुक्र देव मतलब लग्जरी लाइफ, ब्रेन और हमारी लग्जरी, ये दोनों चीजें जब हमें मिल रही है तो हमें टेंशन क्या है। हमारे सूर्यदेव, इसी चीज को तो हम सूर्यदेव बोलते हैं कि जब आपके पास दिमाग भी है और आपके पास लोग भी, लग्जरी लाइफ भी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक, कुछ बड़ा करने का शौक, ये बुध शुक्र के योग में होता है। तो ये हमारे नेक्स्ट मस्तर का सॉरी नेक्स्ट मसनूई है। इससे आगे हम बात करते हैं वो है चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव
इक्वल्स टू जुपिटर प्लस सूर्यदेव। अब पॉइंट सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मून इज मनी, मून इज मनी, पैसा चंद्रदेव होते हैं। जुपिटर इज नॉलेज, एजुकेशन एंड सूर्यदेव इज गवर्नमेंट। और जनरली भी हम बृहस्पति देव और सूर्यदेव को गवर्नमेंट या फिर सरकार के साथ जोड़ देते हैं। तो सरकारी कर्मचारी के पास पैसा ना हो, ये तो बोलने की बात है हो गई। तो चंद्रदेव अच्छे हो जाते हैं जब बृहस्पति देव और सूर्यदेव कंजंक्शन में होते हैं। कहने का अर्थ ये दोनों की कंजंक्शन से हमें पैसा मिलने वाला है। कंडीशन ये भी अच्छे होने चाहिए, ये भी अच्छे होने चाहिए। और ये हर मसनूई ग्रह में ये कंडीशन अप्लाई होती है कि दोनों अच्छे होने चाहिए, तभी उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, खराब रिजल्ट मिलेगा। खराब रिजल्ट का मतलब ये अच्छी युति होने के बावजूद भी आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ये अच्छी कंजंक्शन होने के बावजूद भी आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। आपको ये समझना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मंगल देव। तो मंगल देव हमारे पास दो हैं। सबसे पहले नेक मंगल की बात करते हैं। तो नेक मंगल इक्वल्स टू सूर्यदेव प्लस बुधदेव। सूर्यदेव तो अपने ठाट बाट कॉन्फिडेंस को बताता ही है, जो कि मंगल देव की एक कंडीशन है। बट बुधदेव रिप्रेजेंट्स बुद्धि। तो जनरली जिसके पास ताकत होती है उसके पास दिमाग कम होता है, लेकिन जिसके पास ताकत भी है और जिसके पास दिमाग भी है वही तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो मंगल ने एक सर्वश्रेष्ठ इस कारण है क्योंकि उसके पास दिमाग भी है। और अब आते हैं मंगल बद के पास। मंगल बद इज सूर्य और शनि। सूर्यदेव तो है ही कॉन्फिडेंस, वो हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहां शनि देव आ चुके हैं जो कि हमें काम ज्यादा करना सिखा रहे हैं, हमें हार्डवर्क सिखा रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं सिखा रहे हैं। और ये दोनों की कंजंक्शन हमेशा खराब ही होगी, ये भी हमें पता है, बिकॉज सूर्यदेव और शनिदेव दोनों एक दूसरे से शत्रुता करते हैं। वेयर दिस मंगल नेक रिप्रेजेंट्स खुशी, हैप्पीनेस। और ये सूर्य और शनि हमें दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, शोक को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल नेक रिप्रेजेंट्स मैरिज, हैप्पीनेस। मंगल बद रिप्रेजेंट्स डाइवोर्स, माता पिता के झगड़े, पुत्र और पिता के झगड़े, और मौत को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल बद। अब हम बात करते हैं बुध देव के बारे में। तो बुध देव इक्वल्स टू बृहस्पति देव और राहु देव। बुध देव इज एयर, हवा होते हैं बुध देव। जुपिटर इज ऑक्सीजन, मतलब हम O2 लिख देते हैं। और राहु देव इज CO2। तो हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी होगी, बाकी चीजें भी हैं, बट वो हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको जीने के लिए ये और ये ही चाहिए मेजर। तो बुध रिप्रेजेंट्स दिस ब्रीदिंग साइकिल। अब इसमें ये अच्छे होते हैं तो आपका दिमाग उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छी तरह आपका दिमाग वर्क करेगा जितना अच्छा आपके पास ऑक्सीजन लेवल है बॉडी के अंदर। और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 लेवल जितना ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारा दिमाग खराब होगा, कम चलेगा। तो ये बुधदेव की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ब्रेन से भी और एयर से भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्रदेव के बारे में। तो शुक्रदेव इन जनरल कभी भी मसनूई हमारी कुंडली में नहीं बन सकते। पहले मैं आपको यही बता देता हूं, क्योंकि शुक्रदेव इज केतु
प्लस राहु। तो आप बोलोगे केतु और राहु तो एक घर में हो ही नहीं सकते ना, तो हाँ, नहीं हो सकते, लेकिन वर्षफल में तो हो सकते हैं। वर्षफल में राहु केतु हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, और इससे क्या होता है, केतु हमारे सेक्स डिजायर्स को भी बताता है और हमारी सेक्स एनर्जी को भी बताता है। राहु देव वो सेक्स एनर्जी को पूरा नहीं होने देगा, रेजिस्ट करेगा। तो एक चाह रहा है और एक रेजिस्ट कर रहा है, इसकी बीच में जो प्रॉब्लम है वो शुक्र है, और इसके कारण, ये दोनों युति के कारण हमारी बॉडी के अंदर सेक्स एनर्जी बढ़ती है, हमारे वो चाह और ज्यादा बढ़ती है। तो यही जनरल चीज हमारे केतु प्लस राहु बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विच इज शनिदेव। शनिदेव इक्वल्स टू मंगलदेव प्लस बुधदेव। तो मंगलदेव और बुधदेव, एक है पावरफुल और एक है ब्रेन, बट ये दोनों तो एक दूसरे के शत्रु हैं। तो पावर और ब्रेन साथ काम तो नहीं करने वाले हैं। उम्मीद है आप बात यहीं से समझ गए होंगे। तो ये जो मंगल प्लस बुध बनेगा, ये मंगल प्लस बुध राहु स्वभाव बनता है, और ये मंगल प्लस बुध शनि नीच को भी हम कहते हैं। सो दिस शनि इज बैड। एक हमारा शनि बनता है गुरु से और शुक्र से। ये शनि उच्च का शनि होता है और ये शनि केतु स्वभाव होता है। बृहस्पति देव उस शनि को अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, और शुक्र देव इस शनि को अगेन अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। द प्रॉब्लम बिटवीन दिस शनि इज, इसे व्यक्ति को यह नहीं पता कि मुझे भगवान चाहिए या पत्नी। द वर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ जुपिटर प्लस शुक्र। और इसी कंजंक्शन में मेजर प्रॉब्लम जिस चीज में आती है कि शुक्र को वो एनर्जी, बच्चा प्रोड्यूस करने की जो एनर्जी होती है, जो चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती, जिसके कारण मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस शनि इज गुड, दिस शनि इज बैड। आपको ये समझ आ गया। और यहां शनि खराब इसलिए है क्योंकि मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। हालांकि ये दोनों भी शत्रु हैं, लेकिन दो गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो वो कभी शत्रुता नहीं करते, इसलिए गुरु प्लस शुक्र शत्रुता कभी नहीं करते, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। दो शुभ ग्रह जब भी एक साथ बैठेंगे तो वो कभी भी शत्रुता नहीं करेंगे। दिस इज एन एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारे राहु देव। सो राहु देव इक्वल्स टू सूर्य देव प्लस शनिदेव। कहने का तात्पर्य, सूर्य देव और शनि देव तो मंगल बद भी थे, तो वो मंगल बद की कंडीशन तो यहां अप्लाई होगी ही होगी, लेकिन साथ में आपके राहु भी यहां नीच के होंगे। मतलब अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्लस शनि की कंजंक्शन होती है तो उस व्यक्ति के अंदर वहम की बीमारी भी हो जाती है, और इस वहम को निकालने का कोई इलाज नहीं है। राहु भी नीच होंगे और मंगल भी खराब हो जाएंगे। इन द सेंस, बैड राहु के रिजल्ट भी उस व्यक्ति के अंदर से आपको मिलेंगे और बैड मंगल के रिजल्ट भी आपको उस व्यक्ति के अंदर से मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनल राहु और ओरिजिनल मंगल पर इस कंजंक्शन का कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है। इस चीज को भी याद रखें। नेक्स्ट, राहु देव उच्च कैसे होते हैं? मंगल देव और शनि देव, राहु देव उच्च हो जाते हैं।
एक और एग्जांपल जिससे आप राहु नीच समझ सकते हैं, सूर्य देव रिप्रेजेंट सन, शनि देव अंधेरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का मिड टाइम जो होता है वो होता है इवनिंग, एंड इवनिंग का टाइम जो होता है दैट टाइम बिलोंग्स टू राहु। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मंगल प्लस शनि, मंगल देव इज फायर, शनि देव जो है वो बर्फ है। जब फायर और स्नो मिलता है तो हमारे पास धुआं उड़ता है, और ये जो स्मोक है, स्मोक इज राहु। बट ये जो धुआं है ये काला धुआं नहीं है, ये तो व्हाइट धुआं है। तो व्हाइट धुआं इज राहु उच्च। इसमें क्या होता है, हालांकि युति इज नॉट गुड, बिकॉज ये युति से हमारी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। इस युति के कारण व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इस युति में मेल चाइल्ड के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली। साथ ही साथ बच्चे के बाद पति पत्नी में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इतने डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं कि पति किसी और कमरे में सो रहा है, पत्नी किसी और कमरे में सो रही है, या फिर वो सिर्फ नाम के पति पत्नी कहने को रह गए। जनरली इस केस में व्यक्ति का दिमाग किसी और जगह चले जाता है। वो या तो भगवान को पाना चाहता है, या वो बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, या उसका दिमाग में कोई और लड़की आ चुकी है, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा कुछ ना कुछ कंडीशन है। ये राहु की कंडीशन के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम केतु देव की कंडीशन के बारे में। तो केतु देव इक्वल्स टू शनि देव प्लस शुक्र देव, शनि देव प्लस शुक्र देव। एक चीज तो आप जान ही सकते हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो हालांकि ये कंजंक्शन भी बहुत अच्छी हुई। दूसरा पॉइंट ये है कि लाल किताब में शनि देव को हम मियाँ भी, शनि शुक्र को हम मियाँ बीवी बोल देते हैं। तो मियाँ बीवी को होने का अर्थ क्या है यहाँ? मीन्स सेक्स एनर्जी, और ये सेक्स एनर्जी ही केतु है। मतलब अगर आपके शनि शुक्र का योग है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी परिवार के प्रति लॉयल जरूर होता है। और दूसरी चीज, दैट ही विल हैव अ मेल चाइल्ड। बट मेल चाइल्ड में एक और ध्यान रखें, पत्नी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, या पति को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये युति किसकी कुंडली में है उसके हिसाब से डिपेंड वेरी करेगा, क्योंकि ये शनि और शुक्र एक अलग केतु अच्छे को बता रहे हैं। बट आपकी ओवरऑल कुंडली में अगर केतु खराब है, ओरिजिनल केतु या फिफ्थ हाउस बैड है, तो ये अच्छे होने के बावजूद भी आपके वो हाउसेस खराब से आपको खराब रिजल्ट मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि मैंने बोला इस अच्छे केतु का ओरिजिनल केतु से कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा केतु आपका ये कंजंक्शन में हुआ है, ओरिजिनल में अच्छा नहीं हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना आपको। केतु इक्वल्स टू, अब केतु नीच कैसे होगा? चंद्र और शनि। चंद्र और शनि की युति हम विष योग बोलते ही, तो वो विष बहुत ही बुरी चीज बन जाती है। एक और चीज के बारे में हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि चंद्रदेव और शुक्रदेव, केतु जो है, केतु को पर्टिकुलरली वाटर, पानी और बर्फ दोनों से डर लगता है। डर क्यों लगता है, इसका एक बहुत ही बढ़िया रीजन है कि बर्फ में अगर आप पानी डाल रहे हो तो दो कंडीशन होने वाली है, या तो बर्फ पिघल लेगी या पानी भी जम जाएगा। तो अगर पानी भी जम गया तो कुत्ते को पानी नहीं मिला, और अगर बर्फ पानी बनने लगी तो कुत्ते को पानी तो वैसे ही नहीं पसंद, कुत्ता पानी से तो वैसे ही दूर रहता है। दिस इज द कंडीशन कि केतु हमारे खराब हो जाते हैं। और इस कंडीशन में व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में।
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, उसे यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, बिकॉज़ केतु इज़ कन्फ्यूज़न, केतु इज़ कन्फ्यूज़न। अब ये कन्फ्यूज़न से हमारे चंद्र केतु की ये जो युति है, इससे भी कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। वी हैव प्लेंटी ऑफ वेज़ टू अंडरस्टैंड दिस मसनूई ग्रह। मैं आपको सारे तरीके से नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम कंज़्यूम करेगा। इसलिए जो मुझे बेस्ट शॉर्ट में लग रहा है बताने को, मैं वो ही बता रहा हूँ। आप कोई भी शनि और चंद्र की चीज़ मिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि शनि जो है, वो साँप होता है। साँप की पानी में शक्ति बढ़ जाती है। वो और ज़्यादा अब एक्टिविटीज़ कर सकता है और ज़्यादा ज़हरीला हो सकता है। बहुत जल्दी किसी को काट कर जा सकता है। तो ये सिचुएशंस यहाँ बन सकती है। और वो अब आपको काटेगा, किसी और को नहीं, वो आपको काटेगा। मतलब आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देना ये चंद्र शनि का काम हो जाता है। केतु बैड इज़ नॉट ओनली फॉर योर केतु इज़ नॉट ओनली फॉर सेक्स एनर्जी। केतु तो हमारे पैर भी हैं। केतु तो हमारी गर्दन भी है। केतु तो हमारे कान भी हैं। तो उन सब में प्रॉब्लम्स आना हमारे लिए बहुत ही खराब चीज़ होती है। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा ये मस्नूई ग्रह एंड जो हमने जनरल टर्म्स बताई है। मस्नूई ग्रह को हम बहुत डीप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी डीप नहीं पढ़ रहे हैं। फर्दर ऑन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम मस्नूई ग्रह को भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ये अभी मैंने एक जनरल टर्म्स बताई है आपको मस्नूई ग्रह की, इससे आपको याद करना होगा। जो एग्जाम्पल हैं आप उससे याद कर लीजिए या फिर आप किसी और अपने एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ आई होगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वेबसाइट पे भी आपको कमेंट करना है और कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप में हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड हमारी नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।